हमलाको हमला, हमलाको हमला, हमलाको हमला। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यसका धेरै पाटाहरू छन्, धेरै आयामहरू छन्। नेपालमा यतिखेर चुनावको चर्चा परिचर्चा र बहस भइरहेको छ र स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार 14 गते गर्नको लागि सरकारले सबै तयारी पुरा गरेको छ र दलहरू यतिखेर चुनावमा गइरहेको अवस्थामा मधेस पोलिटिकल पार्टी, खास गरी भन्ने हो भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निर्वाचनको लागि तयार भएको छैन र उनले निर्वाचनको मिति सार्नुपर्छ, असोजमा गर्नुपर्छ भनेर आधिकारिक प्रस्ताव राखेको अवस्थामा भारत नेपालमा निर्वाचन चाहन्छ त? अहिलेको अवस्थामा भारतले संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको एजेन्डालाई, मुद्दालाई छोडेको हो त? नेपालको संविधानलाई भारतले पूर्ण रूपमा स्वीकारेको हो त? अहिलेको अवस्थामा आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि एउटा तर्क अगाडि सार्नु भएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भनेर। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि नयाँ सरकार बनेको छ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र उहाँ अब भारत भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। र 1 महिनापछि उहाँ नयाँ दिल्ली आउँदाखेरि भारतले कस्तो किसिमको स्वागत गर्ला? हाम्रो बिचमा भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेता र नेपाल मामिला सम्बन्धी जानकार, प्रबुद्ध समूहको भारतीय पक्षका संयोजक भगत सिंह कोश्यारी हुनुहुन्छ। कोश्यारीजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। जी, जय नेपाल। देखिए, नेपाल भारत संबंध अभी का समय कैसे है? नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की ओर जा रहा है। जब से प्रचंड जी पहले प्रधानमंत्री बने, फिर अपनी शर्त के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया और नए प्रधानमंत्री देउबा जी बन गए, तो ऐसा लगता है कि पार्टियों में आपस में धीरे धीरे आपसी सहमति बन रही है, विचार बन रहा है। और इसके साथ साथ जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव की बात थी, लोकल बॉडीज़ के चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है और मुझे लगता है कि दूसरा चरण भी पूरा होगा। तो एक प्रकार से नेपाल में इलेक्शन होना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी जी, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है कि नहीं? आप बता दीजिए, आप नेपाली जनता को आश्वस्त पार दीजिए। भगत सिंह कोश्यारी जी, आप ऋषि धमाला का साथ में। ऋषि धमाला आप ज़्यादा बोलोगे तो क्या होगा? मैं सब अपने आप बोलूँगा। धीरे धीरे आज नेपाल ऐसा लग रहा है कि प्रजातंत्र वहाँ मजबूत हो रहा है, डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है। पहला चरण शांतिपूर्वक हो गया, तो वहाँ के नेता जो हैं, मेरा विश्वास है मिलजुल करके उसको दूर करेंगे और निश्चित रूप से चुनाव होंगे और अच्छी तरह से लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लोकल बॉडी का इलेक्शन होना चाहिए, केंद्रीय प्रदेश का चुनाव होंगे, कारण चाहिए वाली तो बात ही छोड़ो। पार्लियामेंट का इलेक्शन भी होना चाहिए। इलेक्शन का विकल्प तो नहीं है नेपाल में भगत सिंह कोश्यारी जी। जी, लेकिन मधेश पोलिटिकल पार्टी अभी भी चुनाव नहीं चाहता है। ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि मैं महंत ठाकुर ने चुनाव को अस्वीकार कर दिया है। महंत ठाकुर भारत लोकल बॉडी का चुनाव का एक ऋषि धमाल, महंत ठाकुर कोई भारत का नेता नहीं है, कोई भारत का एजेंट नहीं है। वो नेपाल के जाने माने प्रतिष्ठित नेता हैं। वो कांग्रेस में भी एक ज़माने में बहुत अच्छे नेता थे और जितनी मेरी जानकारी है बहुत सुलझे हुए नेता हैं और इतने समझदार व्यक्ति हैं। और हो सकता है किसी मामले में उनके नेपाल के कुछ नेताओं से मतभेद हो और उनके कुछ डिमांड्स हों, तो मेरा विश्वास है कि वहाँ के नेपाल के नेता बैठ करके उसका समाधान निकालेंगे। और समाधान तो अभी तक तो नहीं निकला। अरे नहीं निकला तो मैं थोड़ी निकालूंगा, मोदी जी थोड़ी निकालेंगे, नेपाल के लोग निकालेंगे। नेपाल का समाधान कोई अमेरिका, चीन और हिंदुस्तान थोड़ी निकालेंगे, तो वहाँ के लोग बैठ के निकालेंगे। आज का दिन में चुनाव के लिए तैयार नहीं है। वो तैयार नहीं है तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या हमारे यहाँ की सरकार ये थोड़ी उनका गला पकड़ेगी। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि नेपाल का भला इसमें है कि वहाँ चुनाव हो, ढंग से हो और सब लोग मिल करके, जिसको हम लोग कहते हैं कंसेंसस, सहमति, उसके आधार से आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि नेपाल के नेता बहुत प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं। अरे भाई मेरी बात, नेपाल के इलेक्शन में भारत कोई इंटरफेयर तो छोड़ो, भारत वहाँ इंटर भी नहीं कर रहा है। फेयर की तो बात ही छोड़ो, है ना? भारत का कोई इंटरफेयर करेगा? नेपाल के लोग क्या कोई कमजोर है क्या? कोई हमारे देउबा जी प्रधानमंत्री बने, प्रचंड जी हैं, ओली जी हैं, सब हैं। उनका चूंकि अपना अपना दृष्टिकोण रहता है, हर एक की राजनीति रहती है, हर एक को राजनीति करनी है।
वो तो राजनीति के कारण से वो आपस में। नेपाल के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का अभी का समय हस्तक्षेप नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है हमारे आंतरिक मामले में कोई नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। ये केवल जब वहाँ के लोग तो था, कभी नहीं था, कभी नहीं। राजनीति में भारत कभी इंटरफेयर नहीं करता है। हम जब कोई भी देश जब अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो बैठ करके अपनी हल करे। हम कब मना कर रहे हैं, वो हल करें। तो नेपाल में माइक्रो मैनेजमेंट है ना। आप जो हल नहीं कर, सुनो ऋषि, आप लोग क्या करते हो जब आप खुद समस्या का हल नहीं कर सकते हो, फिर कहते हो कि भारत इंटरफेयर कर रहा है। हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं करता है। हाँ, उनका सहयोग है, उनको डेवलपमेंट करना है, उनको रेल चाहिए, उनको सड़क चाहिए, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं। विकास होना चाहिए, विकास के मामले में सुनो भाई, नेपाल में प्रधानमंत्री बनाना है, मंत्री बनाना है, आपका चाहना है, रुचि है कि देखिए हमारी कोई रुचि नहीं होती वहाँ। नेपाल की जनता जिसको चाहेगी, हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी को चाहा, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। हिंदुस्तान की जनता ने अटल जी को बन गए, मनमोहन सिंह साहब का बन गए। आपके यहाँ भी आपकी जनता जिसको चाहिए वो बनेगा। तो भारत और अमेरिका और चीन के कहने से थोड़ी वहाँ कोई बनेगा। इसलिए ये बार बार जो वहाँ कहा जाता है, इसकी भ्रांति को दूर करिए आप। इससे वहाँ के नेपाल का आम जनता की जो है उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। किसी भी हालत में ये मत कहिए कि भारत, चीन या फला नेपाल में दखल करता है। लेकिन भारत नेपाल फिर बोलो मेरा, मैं फिर बोला, जोर से बोला। आदमी को प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहता, कोई वहाँ का आदमी प्रधानमंत्री वहाँ अपने आप लोग विस्थापित करना भी नहीं चाहता। क्यों विस्थापित किसको करना चाहेंगे हम? वहाँ की जनता चाहेगी। वहाँ की जनता इतनी श्रेष्ठ है, इतने अच्छे लोग हैं, वो लोग जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। आप लोग देखो ऋषि, आज से ये इसको अंतिम बार का सवाल समझो। आज से नेपाल में सवाल ही मत करना। इस सवाल के करने से नेपाल के लोगों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। उनको लगता है जैसे हम छोटे हैं, कम हैं, वो जनता में भ्रम फैलता है। आप पत्रकार हो, वहाँ के नेता हैं, अगर यही लोग अगर भारत भारत चिल्लाएंगे, अभी हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक ने कहा भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, और भेड़िया आ रहा है, भेड़िया पहले नहीं आया, दोबारा आया, तिबारा आया, चौथा बार भेड़िया आया, खा गया। ऐसे बार बार क्यों बोलते हो ऐसा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया, भारत आया, भारत आया, भारत आया। दो कोई ओली जी बोले चाहे कोई बोले। केपी शर्मा ओली ने कहा है कि नेपाल के राजनीति में, राष्ट्रीय मामला में भारत का दखल है। अगर उनको बनाने में भारत ने दखल दिया तो बोले वो। जब उनको बनाने में भारत ने दखल नहीं दिया तो दूसरे को बनाने में भारत को दखल देगा। अगर उनको बनाने में भारत ने दखल, अगर ये स्वीकार करते हैं कि उनको बनाने में भारत का हाथ है, तो मैं कुछ बात करता हूँ आगे। अगर वो बोलो, उनसे पूछो क्या तुमको प्रधानमंत्री बनाने में भारत का हाथ था? हमला को हमला, हमला को हमला। अगर वो हाँ कहते, अरे भाई सुनो, भारत का चाहना है। अरे सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे ओली जी ये कहते हैं कि मेरे को बनाने में भारत ने दखल दिया है, भारत का हाथ था, अगर ये बोलते हैं, तो फिर मैं आगे सवाल आपका जवाब दूं। पहले उनसे पूछिए क्या तुमको प्रधानमंत्री बनाया उसमें भारत का हाथ है? पूछिए उनसे, क्या माधव नेपाल को बनाया उसमें भारत का हाथ है? क्या उनके पार्टी के खनाल को प्रधानमंत्री बनाया, क्या भारत का हाथ है? पूछिए उनसे, है क्या भारत भारत चिल्लाते हो? इसलिए आप जो बुद्धिजीवी लोग हो, जो इंटेलेक्चुअल्स हो, जो पत्रकार हो, मीडिया के लोग हो, जो नेता लोग हो, ऐसा बार बार भारत भारत कह करके वहाँ की जो आम जनता है, गरीब जनता है, नेपाली जनता को बता दीजिए भगत सिंह कोश्यारी जी, नेपाल के राजनीति मुद्दा में भारत कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। देखो करेगा नहीं, भारत ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, न करता है। किसी को मंत्री, प्रधानमंत्री, सचिव बनाने के माइक्रो मैनेजमेंट में भारत का दखल नहीं है। कोई दखल नहीं भारत का है। ये केवल नेपाल, इंटरेस्ट नहीं है, रुचि का विषय नहीं है। कोई नहीं, हमारा रुचि इतना ही है कि नेपाल की सरकार अच्छी तरह से चले, वहाँ डेमोक्रेसी पक्की हो, वहाँ का डेमोक्रेसी अपनी प्रजातंत्र वहाँ पक्का हो, और वहाँ के लोग सुखी रहें, वहाँ के लोग अच्छे रहें। वहाँ अगर अच्छी व्यवस्था बागमती होगी तो हमको अच्छा लगेगा। वहाँ अगर क्या कहते हैं मुक्तिनाथ में और पशुपतिनाथ में अच्छी व्यवस्था होगी तो अच्छा लगेगा। तो लाखों लोग मेरे यहाँ से वहाँ जाते हैं, और इसी प्रकार से वहाँ के लोगों की इच्छा रहती है। हरिद्वार अच्छा रहेगा तो उनको अच्छा लगेगा, केदारनाथ अच्छा रहेगा तो उनको अच्छा लगेगा। हम अपने सांस्कृतिक संबंध हैं, हम उनकी तरह से चलते हैं। नेपाल का प्रगति और विकास भारत का भी चाहना है, बिल्कुल चाहना है, नरेंद्र मोदी का भी चाहना है। है। उसमें दो समृद्धि, स्थायित्व, भैया हम सब नेपाली का एजेंडा है, यही हम का एजेंडा है। यही हम चाहते हैं कि वहाँ नेपाल में विकास होना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी जी, मैं भी चाहता हूँ, मोदी जी भी चाहते हैं, दुनिया चाहते हैं कि वहाँ का विकास हो।
अगर आप केवल दूसरे पर दोष देते रहोगे और क्या कहते हैं कि साहब दूसरा नहीं करने दे रहा है, वो दखल दे रहा है, कौन दखल दे रहा है, कहाँ दखल दे रहे हैं? अभी तक आपने नेपाल का संविधान का स्वीकार नहीं किया है। अरे भैया स्वीकार नहीं किया, वहाँ की जनता ने स्वीकार किया कि नहीं किया? जनता ने तो स्वीकार किया है। अरे भाई जब जनता ने स्वीकार कर लिया तो भारत, अमेरिका, चीन, नेपाल को संविधान सबने स्वीकार किया है। ऋषि सुनो, जनता पहले ध्यान रखिए, आप पहले पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं और नेता टाइप आप पत्रकार भी हैं आप, है ना? इसलिए ये ध्यान रखो कि वहाँ की जनता स्वीकार करेगी। प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है। इसलिए वहाँ की जनता की सेवा करो, वहाँ की जन भावनाओं का आदर करो और वहाँ की किसी भी उसकी चाहे कोई बिल्कुल छोटा हो, छोटे से चाहे एक मुट्ठी भर लोग हों, किसी जाति के हों, किसी पंथ के हों, उन सब का आदर करते हुए, एक मिनट, उन सब को साथ लेते हुए चलोगे, उस जनता का आदर करोगे तो अपने आप ही राजनीति अच्छी हो जाएगी। वहाँ पर फिर दूसरा चिल्लाना बंद हो जाएगा। और ये तो एक सुनो, ये तो वेलकम किया है। ये तो आप सुनो मेरी बात। भगत सिंह कोश्यारी जी, भारत ने अभी तक आधिकारिक रूप में नेपाल का संविधान का समर्थन नहीं किया। क्या करूँ मैं, वहाँ लिख करके दे दूँ क्या? भारतीय प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने लिखकर नहीं दिया है। क्यों देंगे? संविधान का क्या जरूरत है? अभी तक क्या जब भारत का समर्थन, एक बात सुनो, अरे राजनाथ सिंह से मैंने अंतर्वार्ता लिया हूँ। अरे यार तुम फिर वही बात, जब भारत का संविधान बना क्या हमने राजा महेंद्र से कहा कि तू इसका समर्थन लिख करके दे दे? अरे संविधान है अपना, संविधान तुम्हारा काम है, तुम्हारे लोगों को तो समर्थन करना चाहिए। हम करें न करें क्या फर्क पड़ता है? हमारे समर्थन करने से न करने से क्या समर्थन पड़ता है? हम तो ये कह रहे हैं कि सीनियर लीडर है और नेपाल का परम मित्र भी है भगत सिंह कोश्यारी जी। मैं इसीलिए आप क्लियर कट बता दीजिए नेपाल को, संविधान को हम स्वागत करेंगे। मैंने आपको शुरू में कहा है, आज बता दीजिए। मैंने आपको शुरू में कहा है कि संविधान जब आप बना था तब भी मैंने कहा था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो आपने किया है, अंधे मामा से काना माँ, अच्छा आपने कुछ कर लिया है और जो कमी रहेगी आगे आप लोग ठीक कर लेंगे। अब आज इतने दिनों बाद आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप लोग जबरदस्ती नेपाल में जो भारत के विरोध में कुछ चर्चा कराना चाहते हैं। क्या मतलब इस सवाल पूछने का? भारत तो गतिविधि नहीं होना चाहिए, ये मैं हर बार बहस कर रहा हूँ। तो ये आप गलत पूछते हैं। भारत के खुला, पहले बात सुनो, जो जनमत है उसको सम्मान करना चाहिए। जनमत का हम पूरा सम्मान करते हैं, हम नेपाल की जनता का पूरा सम्मान करते हैं। पशुपतिनाथ की संतान है, हम उन सब का आदर करते हैं, हम उनको अपना भाई समझते हैं, अपना बिरादर समझते हैं, अपने रक्त का समझते हैं, अपनी संस्कृति का समझते हैं। लेकिन जो नेता, मीडिया, इंटेलेक्चुअल से तीन लोग हैं, ये तीन मिल करके जिस दिन ये चिल्लाना शुरू कर देंगे, बंद कर देंगे कि भारत का हस्तक से भारत, ये चिल्लाना बंद कर दीजिए, आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप बता दीजिए, मैंने बोल दीजिए, आप मेरी नेपाल के नेता, नेपाल बोल दीजिए, मैं नेपाल की जनता को, कॉन्स्टिट्यूशन को हम समर्थन करेंगे। मैंने कह दिया कि भैया नेपाल के हर नेता का हम आदर करते हैं, नेपाल की हर बात का हम आदर करते हैं। तो इसलिए ये बार बार बोलना कि साहब समर्थन करते हैं, हमने कब समर्थन किया? हमने कब किसके उसके विरोध में बोला? हमारा तो एक ही कहना है। लेकिन सुनो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल के संविधान में सबका अपनत्व होना चाहिए। तो सबका तो होना ही चाहिए। प्रजातंत्र कहेगा, प्रजातंत्र माने क्या होता है? प्रजातंत्र माने डेमोक्रेसी, माने जनता, सारी जनता का साथ लेके चलना चाहिए। नेपाल हो, भारत हो, अमेरिका। भारत का संविधान में तो सब जनता का अपनत्व तो नहीं है। सारे पूरे जनता का अपनत्व के नाते हमने 3 साल में पूरा संविधान बनाया था। पूरे लोग थे, हम लोग ने सारे उस समय भारत का संविधान का विरोध हुआ था। अरे भाई, है कि नहीं, जारी का समय। भाई मेरी बात सुनो, उस 3 साल इसीलिए बनाने में लगे। आज भी हम नेपाल में भी कहते हैं समय लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ भी 3 साल लगे थे बनाने में। लेकिन हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने कट्टर विरोधी अम्बेडकर को संविधान बनाने के लिए दिया था। आपका तो राजनेता आजकल एक दूसरे से पहले तो प्रधानमंत्री के लिए समझौता कर लेते हैं। लेकिन नेपाल के संविधान में 90% जनता का समर्थन है। अरे भाई 90% नहीं, उस समय भारत में जो संविधान जारी हुआ था 60% भी समर्थन नहीं था जनता का। आप उसमें यहाँ नापने आए थे क्या? कौन सा बैरोमीटर आपके पास था? इन्फॉर्मेशन गलत है आपको, ये इन्फॉर्मेशन गलत है आपको, है ना? ये संविधान सब कुछ लोग बनाते हैं और मिलजुल के बनाते हैं। और आपके यहाँ भी बहुत अच्छे प्रयास किया गया है, लोगों ने कोशिश की है, उसमें अच्छी चीज़ें रखने की कोशिश की है। बहुत सारे बिंदु उसमें बहुत अच्छे हैं और उसमें यदि कुछ लोगों का संतोष है तो उसको मिलजुल करके आपने हल करना चाहिए। ये आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है। संविधान संशोधन के लिए अभी नेपाल में बहस भी जारी है। मधेसी मोर्चा खास कर आपको मालूम है, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल संविधान संशोधन के पक्ष में है।
उनको संबोधन करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि संविधान संशोधन हम कर रहे हैं, जब आप खुद UML पार्टी अरे का सुनो भाई, असहमति है, अरे यूएमएल छोड़ो ना, जब आप कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी हमारे चाहे माओवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और दूसरी पार्टियां हैं, जब वो चाह रहे हैं कि संविधान में संशोधन हो सकते हैं क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसके बैठ करके समझाएं, बातचीत करें कि हम तो तैयार है, बहुमत नहीं है, आप साथ दीजिए, तो निश्चित रूप से जब आप सच्चे मन से बोलेंगे तो वो भी आपके साथ हो जाएंगे। ये तो इलेक्शन में जाएगा, वो भी जाएगा जब आप सच्चे मन से उनसे बोलोगे। 3 चरण का निर्वाचन कराना है, उसमें भारत का समर्थन रहेगा? अरे भाई, भारत बार बार भारत का तो कराओ, तो क्या चाहिए आपको? इलेक्शन की मशीन चाहिए, पुलिस के लिए गाड़ी चाहिए, क्या फर्क है? मैं आपके प्रधानमंत्री से और अपने उनसे कहता हूँ भाई इनको फला करो, तो आप जनता को तो मैं नहीं बोल सकता ना, जनता को तो आप बोलेंगे। जिस दिन मैं जनता को बोलने लग जाऊंगा, मेरे प्रधानमंत्री बोलेंगे, मेरी सरकार बोली, मेरे देश का कोई पार्टी का किसी पार्टी का कोई सदस्य बोलेगा, फिर तो दखल हो जाएगा। हम जनता को तो आप ही बोल सकते हैं ना, जनता आपकी है, नेपाल की है। आप आज महंत ठाकुर को बोल दीजिए ना, तो चुनाव में अरे जाने के लिए अगर मैं महंत ठाकुर को बोलूंगा, इसका मतलब भारत दखल दे रहा है। अगर मैं ही बोलने लग गया तो भारत का दखल होगा कि नहीं होगा? एक बार आप कह रहे हो कि आप मत बोलो, फिर कह रहे हो कि आप महंत ठाकुर को बोल दो। अरे हमको सबको बोल रहे हैं, एक मित्र के नाते हम सबसे कहते हैं कि इलेक्शन में भाग लेना चाहिए। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि इलेक्शन में भाग लेना चाहिए, ये तो हमने खुलेआम कहा, महंत ठाकुर क्या, हम तो सब लोग उसे कह रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं मना सकते, उनकी कुछ डिमांड है, उनके कुछ चीजें हैं, ये वहाँ के नेताओं का काम है, उनको आपस में बैठे सुलझाएं। मैं थोड़ी करूँगा यहाँ से करके कि समय नेपाल भारत संबंध यार मैं यहाँ से आके वहाँ मैं बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत मधुर हैं, बहुत प्यारे हैं। हमारे प्रचंड जी ने बहुत अच्छे संबंध आगे बढ़ाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि देवबा जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके समय में जब वो 1996 में भी प्रधानमंत्री थे, 2500 पर उन्होंने दस्तखत कराए थे। अब मुझे मालूम है महाकाली संधि पारित किया था। इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि देवबा जी प्रधानमंत्री बने हैं, दोनों तरफ की चीज़ों को समझते हैं, तो और अधिक मधुर संबंध होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवबा का समर्थन है भारत को? अरे भाई, वहाँ जो बन जाए, हम किसी का असमर्थन करते हैं क्या? देवबा के कार्यकाल में अगर ओली जी बने, क्या हमने उनका समर्थन नहीं किया क्या? जो आप अच्छे काम उन्होंने कहा, आए हमारे आए, हमने उनका स्वागत किया। प्रचंड जी आए, उनका स्वागत किया। देवबा जी आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। अभी जन स्तर में नेपाल भारत संबंध कैसे है? बहुत अच्छा। जन स्तर में सामान्य जनता के अंदर बहुत सद्भाव है। बीच में किसी गलत फहमी से थोड़ा सा लोगों में एक कुछ भ्रांतियाँ हो गई थी, कुछ गलत फहमी हो गई थी। अब इस समय इतना सुंदर है कि सबके सब लोग एक बार फिर ये सोच रहे हैं कि हमारे संबंध फिर से एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचेंगे, इतने अच्छे संबंध होंगे। 1950 का उस पर चर्चा चल रही है, जरूरत होगी सुधार। सुनो ना, जरूरत पड़ी तो उसमें संशोधन करेंगे, जरूरत पड़ी तो उसमें कुछ चीज एडिशन करेंगे, जरूरत नहीं पड़ी तो खत्म करेंगे। करना चाहते हैं भारत, बता दीजिए नेपाली जनता को। 1950 का संधि में भारतीय सरकार का दृष्टिकोण क्या है? आपका दृष्टिकोण क्या है भरत सिंह कोश्यारी? अरे भाई, अभी उस पर चर्चाएं चल रही हैं। आपके यहाँ के लोग हैं, मेरे यहाँ के हम लोग हैं, पूरे दोनों ग्रुप जो हैं उस पर डिटेल चर्चा कर रहे हैं। आज बता दीजिए। आज नहीं बोल सकते हम, तभी संधि बहस का विषय। देखो, मैं एक कमेटी, मैं कह रहा हूँ कि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को मैं भी बाहर कर देंगे क्या? उस चर्चा का अंतिम जब निश्चय निकलेगा, साल 1.5 साल के अंदर, 1.25 साल 2 साल के अंदर निश्चय निकलेगा, तब आपको बताएंगे। आज तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, अभी से हम बोलते हैं कि ये खत्म कर देंगे, ये नहीं कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन खत्म करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि नेपाल की जनता नहीं चाहेगी, नेपाल की सरकार नहीं चाहेगी तो हम खत्म भी कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं कहा है, खुलेआम कहा कि नहीं कहा है। लेकिन वहाँ की जनता क्या उसको खत्म करना चाहेगी, वहाँ की जनता से पूछो। अगर वो क्या खत्म करना चाहे तो मुझे बता देना। इसलिए आप ये केवल एक जो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पर केवल एक बहाने बनाने के लिए कि नेपाल में, सुनो मेरी बात, नेपाल काम करेगा, नेपाली जनता के इंटरेस्ट में काम करेगा। बिल्कुल शुद्ध चीज हमारा एक ही चीज है, नेपाल हमारे भाई है, उनका उत्थान होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, उनका उद्धार होना चाहिए, और नेपाल एक सशक्त राष्ट्र बनना चाहिए, सबल राष्ट्र बनना चाहिए, एक आदर्श राष्ट्र बनना चाहिए। और हम भी कहें कि हमको भी गर्व हो कि नेपाल आगे बढ़ रहा है, तो हम वो दिन देखना चाहते हैं। और इसलिए आप जो उसी दिशा में वहाँ के इंटेलेक्चुअल से बोलिए और भारत भारत बोलना बंद करिए, ठीक है नहीं? बोलिए बद्रीनाथ, बोलिए केदारनाथ, बोलिए रामेश्वरम बोलिए। भारत विरोधी है ना नेपाल में, तो अब वो इसलिए मैंने कहा कि विरोधी है या पक्ष में नहीं जानता, परंतु बार बार हर बात के लिए भारत भारत बोलना
ज्यादा भारत भारत चिल्लाना नहीं चाहिए। मैंने कहा भेड़े आया नहीं करना चाहिए। काला पानी और सुस्ता में आपका दृष्टिकोण क्या है? कितनी बर्लिन की जो दीवार थी वो कब की टूट गई है, यानी क्या क्या चीजें खत्म हो गई हैं। और ये सुस्ता फुस्ता इतने सुस्त है कि इनके लिए ज्यादा चर्चा करने से कोई जरूरत ही नहीं इनके ज्यादा चर्चा करने की। ये कोई विषय ही नहीं है, ये तो खाली खड़े के विषय है। ये कोई विषय है क्या? ट्रेड में समझ में आता है कि कठिनाई क्या है, पानी की समझ में आता है कि साहब उसमें कितना हिस्सा होना चाहिए, क्या है वो तातो पानी कालो पानी है, ये तो सब बेकार की बात है। लेकिन सीमा का समस्या तो है। हाँ सीमा है, उस पर चर्चा करेंगे, उसका भी समाधान होगा। इसके समाधान होगा, दीर्घकालीन रूप में समाधान होगा। मैंने कहा कि इतनी छोटी समस्या है जो बहुत बड़ी समस्या है ही नहीं है। और ये क्योंकि कहीं पर समस्या है, कहीं पर एक विषय थोड़ा बहुत है, ये बहुत है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है विषय, ये नेपाल में विषय है, ठीक है नहीं, ये विषय है तो इसका भी समाधान निकलेगा। अभी बांग्लादेश में हमारा भी सारा कितने साल से नहीं हुआ तो समाधान होगा, तो क्या दिक्कत है? पहले आप ऐसा करो, वहाँ भारत विरोध, भारत का दखल चिल्लाना बंद करो, तो कि भारत कोई दखल नहीं देता है, हम अपने पाँव पर खड़े हो रहे हैं, हम अपने निर्णय अपने आप लेते हैं, ये बोलना शुरू करो तो आप ही अपने आप ही कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। धन्यवाद। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में समृद्धि, विकास और स्थायित्व बिल्कुल पक्ष में है। एकदम कुरान सबसे अधिक वहाँ के विकास चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद भगत सिंह कोश्यारी जी, थैंक यू सो मच, आपको धन्यवाद। चलो धन्यवाद। जय नेपाल। हमला को हमला